आगे जाती है और जो वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है उसकी जो सुंदरता है उसको निहारते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां रास्ते पर उन्होंने एक कुटिया के भीतर एक घूमता हुआ चक्र देखा था बच्चों। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो जो घूमता हुआ चक्र देखा था प्रेयर व्हील, तो उसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये बात तो उनको क्या है, जो जितेन नारगे उनका जो ड्राइवर है, जो ड्राइवर कम और गाइड ज्यादा था, वो उनको स्पष्ट करता जा रहा था, ठीक है। तो जितेन नारगे ने कहा कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। तो इसके विषय में हमने उस समय चर्चा की थी और मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिया था कि लोगों की जो आस्थाएं होती है वो क्या है, कुछ लोग क्या है उसको अंधविश्वास कही या कुछ भी कही, लेकिन आज भी क्या है हम आस्था रखते हैं। मैंने कबीरदास जी का भी आपको उस समय एक उदाहरण दिया था कि कबीरदास जी क्या है निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। कुछ कवि ऐसे हैं जो सगुण भक्त के उपासक है। तो इन चीजों के ऊपर भी मैंने आपको बताया था, प्रकाश डाला था। तो आगे देखते हैं, आगे और जो लेखिका है वो आगे की जो प्राकृतिक दृश्य है उनको निहारते हुए आगे बढ़ती है। तो पेज नंबर 19 पर अभी देखिए बच्चों, पेज नंबर 19 पर हम पढ़ेंगे। ये पाठ संख्या जो है 3 का जो लेसन, पेज नंबर 19 पर अभी देखिए। हम आगे पढ़ता जाएंगे क्योंकि ये एक संस्मरण है। तो ये इसमें जो सच्चाई है, लेखिका ने जो आंखों से जो प्राकृतिक दृश्य देखा, वहां का जो सामाजिक जीवन है उसको देखा, वहां का जो कल्चर है, सभ्यता संस्कृति है, उसी को हमारे सामने रखा है। तो रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। यानी वो आगे बढ़ते जा रहे थे, लेखिका जो है जीप में आगे बढ़ती जा रही थी, तो जो पीछे का जो दृश्य है वो पीछे छूटता जा रहा था। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ऊंचाई पर वो चले गए। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। क्योंकि वो जैसे जैसे पहाड़ के पास जा रहे थे तो उसका जो विराट रूप है वो भी उनको देखने को मिल रहा था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। तो लेखिका जैसे जैसे और आगे बढ़ रही थी तो रास्ते और अधिक दुर्गम होते जा रहे थे, कठिन होते जा रहे थे। क्योंकि उस पहाड़ी पर जो रास्ते बनाए थे तो वहां के जो लोगों ने बनाए, उस समय कई लोगों की क्या है उसमें कठोर परिश्रम के कारण उसको बना पाए, लेकिन उसमें भी कई लोगों की जान गई। लेकिन वो अपने पेट के लिए कठोर परिश्रम करते और इस प्रकार की मेहनत मजदूरी करते थे। तो ये रास्ते क्या है बहुत ही सकरे थे, वीरान थे, वहां कई मीलों तक कुछ लोग नहीं रहते थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। यानी चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य, ठीक है, इतना था कि ऐसा लग रहा था कि हम कोई जो हरियाली वाली किसी गुफा के अंदर जा रहे हैं। तो लेखिका क्या है आगे बढ़ते हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे,
सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, लेखिका बता रही है कि पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसे अपने अंदर उसको समा लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी यानी अपना सिर, कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है, निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों की शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को देखती। जो नदी है उसका भी लेखिका ने उसके जो सौंदर्य है उसका भी वर्णन किया है। गुलाबी, हाँ, तीस्ता नदी को, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, यानी बहुत ही चरम सीमा पर। पराकाष्ठा यानी चरम सीमा पर था, यानी बहुत ही सुंदर दृश्य था उस नदी को निहारने का। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। तो ये कौन सी नदी थी बच्चों? तीस्ता नदी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी यानी प्रसन्नचित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। तो लेखिका का जो मन है वो पूरी तरह वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, नदी, पहाड़, ठीक है, वहां का जो रंग बिरंगे फूल है, लताएं हैं, उनको निहारने में जा रहा था। और उनको वहां का जो दृश्य है वो इस तरीके से लग रहा था कि लेखिका का मन जो है, जो कई सारे सांसारिक बंधनों से एकदम बोझ से लदा रहता है, वहां पर लेखिका ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे वह बहुत ही हल्की हो गई हो, उसको पर लग गए हो। मेरे नागपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय की हिमालय को सलाम देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ। ऊपर शिखरों के बीच की भी शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए। यानी एक सुंदर दृश्य आया जहां पर एक वाटरफॉल था जिसको सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल कहते हैं। तो सभी जो सैलानी है जो जा रहे थे उस दृश्य को निहारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो वहां पर वो फोटो वगैरह खींचने लगे। तो अचानक लेखिका की जो गाड़ी है वो भी वहां रुकती है। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरी भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, यानी उनके मन को अंदर तक शांति या सुकून अनुभव हुआ, भीतर तक भीग गई। यानी पैर जैसे ही उस बहती हुई धारा में लेखिका ने पैर डुबोया तो उसको जो है अंतर मन तक उसको शांति मिली, उसको अच्छा अनुभव हुआ। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। तो लेखिका को एकदम बहुत ही एक अच्छा जो अनुभव हुआ, उनका जो मन है, आत्मा, उसमें ऐसा लगा कि जैसे बहुत ही सगुन शांति का अनुभव वह कर रही हो। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं, जो भी उनके अंदर बुराइयां हैं, तामसिक प्रवृत्तियां हैं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई, यानी उनके जो विचार है एकदम क्या हो गए, शुद्ध हो गए। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितिन मुझे ठेलने लगा, जो उनका जो ड्राइवर है जितिन नार्गे, उन्होंने उसको ठेला यानी थोड़ा सा धक्का दिया, पुश किया। आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मैडम इससे आगे जो हम चलेंगे तो इससे भी सुंदर जो है नजारे देखने को मिलेंगे।
अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते जो वहां का परिदृश्य है, सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। यानी एकदम हमारी आंखों से ओझल हो गया। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। यानी अचानक से बादल आ गए और सारा जो है ऐसा लगा जैसे बादलों में खो गया। जो प्राकृतिक दृश्य को वो निहार रहे थे, सब उनकी आंखों से ओझल हो गया। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। तो लेखिका ने कहा कि कहीं माया की छाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अचानक से बादल आ जाते हैं, फिर हट जाते हैं। तो लेखिका को लगा कि जैसे माया और छाया का खेल चल रहा हो, क्योंकि बादलों की जो छाया है उसको ढक लेती है। तो हम ऐसे ऊंचाई पर, वो जैसे ही हिमालय के ऊंचाई पर वो जाने लगी, तो वहां पर बादल क्या नीचे ही रहते हैं, तो वो बादल क्या है उस परिदृश्य को ढक लेते, अचानक कभी हट जाते हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। जो धुंध होता है, जो ओस, जो सुबह सुबह कोहरा जो होता है धुंध, तो उसकी चादर थोड़ी सी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। और थोड़ी ही देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों की छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों की दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे बेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठी धुंध यानी कोहरा, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदिम मंदिम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रन के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रभाव में बहते हुए चैर बेती। और समय की इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। ये जो इसमें चैर बेती से शब्द दिया है, चलते रहो आगे, चलते रहो। वजूद यानी अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका बता रही है कि पहली बार मुझे अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसी को निहारना, ये जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। यानी भीतर बाहर सब जगह हमारे मन को सुकून मिल रहा था। उस प्राकृतिक दृश्य को निहारने से जो शांति मिल रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि हमारे भीतर बाहर के जितने भी जो द्वेष है या जो भी बुरे विचार है, तामसिक हो, ठीक है, ये सारी जो वासनाएं है, माया मोह का जो सांसारिक जो जाल है, वो सब एकदम उसका भेद मिट गया हो। लेखिका को वहां पर और कुछ नहीं, उस प्राकृतिक दृश्य से बहुत सुकून, शांति, ठीक है, वहां का जो सुंदरता है, वहां की जो पवित्रता है, उसको देखकर उनके सारे जो भेद है वो मिट गए। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। लेखिका को अचानक उन्होंने कोई ऐसा दृश्य देखा कि उनको जो फील हो रहा था, तो उससे क्या है, उनके मन को थोड़ी सी ठेस पहुंची। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल यानी थोड़ी सी अलसाई हुई सी
अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें, तो लेखिका ने वहां पर कुछ पहाड़ी औरतों को काम करते हुए देखा। पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। तो वो क्या है, पत्थरों को तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल, हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। तो ये जो दृश्य है, वहां की जो सामाजिक जीवन का भी वर्णन लेखिका ने किया है कि वहां जो लोग हैं वो कितना मेहनत करते हैं और उनको इतनी मेहनत करने के बाद में कितना कम मिलता है। वो अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने बच्चों को पीठ पर बांध करके पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर कि वहां से थोड़ा सा भी फिसल जाने पर उनका पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए। और वहां पर जो सकरे सकरे रास्ते हैं उनको बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। जो पत्थरों को तोड़ तोड़ कर जो औरतें वहां पर, किसी के हाथ में कुदाल है, किसी के हाथ में हथौड़ा है, और साथ में उनके पीछे एक टोकरी बंधी हुई है जिसे डोको यानी बड़ी सी टोकरी, उसमें उनके बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी वो उसमें बिठा के फिर वो काम कर रहे हैं। तो देखो वो कितने मेहनत कश लोग हैं, कितने मेहनत करते हैं ताकि वहां पर सैलानी जाए, आगे देखे प्राकृतिक दृश्यों को। उसके लिए जो पहाड़ों पर दुर्गम रास्ता, दुर्गम यानी बहुत ही कठिन रास्ता जिस पर हम चलने से डरते हैं, उस रास्ते को वो लोग हमारे लिए बना रहे हैं, जिस पर केवल एक साधन ही चल पाता है। वहां के जो दृश्य, आपने तो कोई घूमने गया होगा उधर तो देखा भी होगा उस दृश्य को शायद, ठीक है। तो लेखिका ने भी अपनी आंखों से जो दृश्य देखा है उसी को इस पाठ में वो वास्तविकता जो सच्चाई है उसी को हमारे सामने प्रकट कर रही है। और उसके साथ में वहाँ का जो सामाजिक जीवन है, वहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, प्राकृतिक सौंदर्य का तो वर्णन कर ही रही है, साथ में जो सामाजिक जीवन है उसका भी हमको लेखिका इस संस्मरण के द्वारा स्पष्ट कर रही है, बताना चाह रही है। तो उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, किसी के हाथ में कुदाल था तो वो कुदाल को जमीन पर मारकर उसको खोद रहे थे। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच भूख और मौत, दैन्य और जिंदा रहने की है जंग। इतना सौंदर्य, स्वर्ग जैसा सौंदर्य, और वहां पर लोग क्या है, भूख के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए कितना कठोर परिश्रम कर रहे हैं। तो ये लेखिका को थोड़ा सा उनका जो दृश्य है उसको देख के लेखिका को इतना अनुभव हुआ, उनका जो मन है वो बेचैन व्याकुल सा हो गया अचानक जो प्राकृतिक दृश्यों को देख करके वो खुश थी। तो उन्होंने एक दृश्य ऐसा देखा, वहां की जो युवतियां हैं, औरतें हैं, जो इतना कठोर परिश्रम कर रही थी, उनको देख करके उनको झटका सा लगा। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, मातृत्व और श्रम साधना, मातृत्व यानी ममता भी है क्योंकि वो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती, साथ में बच्चों को लेके इतना बड़ा वो रिस्क ले रही है और पेट के लिए उनको ये करना ही पड़ेगा मजदूरी, तभी जाके उनको क्या है, खाना मिल पाएगा। वहीं पर खड़े बीआरओ यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। यानी उन्होंने कहा कि जिन रास्तों को होकर आप गुजर रही है उन्हीं को ये पहाड़ी ने औरतें, ये युक्तियां क्या है, उनको थोड़ा सा चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकल गया। लेखिका ने फिर पूछा कि यह बड़ा खतरनाक होगा। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है, यानी बहुत ही कठिन कार्य है, दुसाध्य। पहाड़ों पर रास्ता बनाना, पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर
एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक सीधा पाताल प्रवेश, यानी थोड़ी सी गलती और सीधा पाताल प्रवेश। क्योंकि जो ऊंचाई है वो इतनी है कि अगर नीचे गए तो पता भी नहीं चलेगा। और तभी मुझे ध्यान आया, लेखिका बता रही, तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताजुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। यानी वहां पर कई लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन उन्होंने साहस से उन दुर्गम रास्तों को बनाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थरों तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे ठाटे, यानी जो हाथों में ज्यादा हार्ड वर्क करने से हमारी जो हथेली है इस पे कुछ गांठें सी पड़ जाती है, टाइट हो जाती है स्किन, तो उनके क्या है, हथौड़ा चलाने से क्या है या कुदाल चलाने से हाथों में ठाटे पड़ जाती है। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना, वंचना एक तरफ। यानी यहाँ पर मलाई शब्द मतलब इसलिए आया है कि सारी खुशियां, सारा जो जीवन के आनंद है, जो सुख के क्षण है, वो दुनिया को सबको एक तरफ मिल रहे हैं, और सारे अभाव, आंसू और यातनाएं, ये पहाड़ी जो आदमी औरतें हैं जो इतना कठिन कार्य करते हैं हमारे लिए, इनको इतना कठोर परिश्रम करने के बाद में भी कितना सा कम वेतन मिलता है, थोड़ा सा उनको पैसा मिलता है, और इतना रिस्की काम वो करते हैं। तो संसार में क्या है, लेखिका ने बताया है कि उनके अनुसार, लेखिका के अनुसार, कि बहुत लोग जो रह रहे हैं, जो बहुत आनंद से जीवन जी रहे हैं, और एक तरफ ये लोगों को देखिए कि कितना कठोर परिश्रम करते हैं ये लोग, कितने अभाव में जिंदगी जीते हैं, कितने इनको यातनाएं सहनी पड़ती है। तो दोनों तरह के जीवन का यहाँ पर लेखिका ने तुलना भी की है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेंद्र मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे, और मुझे गमगीन देख जितेंद्र कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है। जितेंद्र ने कहा कि मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आपने इतने पैसे खर्च करके यहाँ आई है। तो लेखक जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को कहा कि आप इनको मत देखिए, ये तो हमारे देश की आम जनता है, इनके साथ में ऐसा होता ही है। ये क्या है, अभावों, यातनाओं, वंचनाओं, कठोर परिश्रम करते ही हैं, इनको सारी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये तो आप बाद में भी देख लीजिए, आपने जिसके लिए पैसे खर्च करिए किया है, यानी जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जिसके लिए आप यहाँ आई है सैलानियों के साथ में, तो आप इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारिए। ठीक है, ये इनका जो जीवन है, ये तो हमारी आम जन का जीवन है ऐसा, तो इसको आप बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को बताया। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। तो बच्चों ये इस तरीके का क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आता रहता है, यहाँ से वो लोग प्रश्न बना सकते हैं, इनके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, आपके विचार जान सकते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस क्या है, एज सेम एग्जाम में नहीं देते हैं वो लोग, तो बना के देते हैं, तो ऐसा प्रश्न वो लोग बना सकते हैं। तो कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। ये जो
लाइन है, इसी से यहाँ से ही वो लोग प्रश्न बनाते हैं। मन ही मन सोचा लेखिका ने, मैंने हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा बेशर्म सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। यानी जो हार्ड वर्क कर रही थी उनको किसी बात पर हंसी आ गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि उनके सारे दुख दर्द दूर हो गए हो और उनका जीवन जो खंडहर जैसा था, पहले पत्थर तोड़ रही थी वो और उस दुर्गम रास्ते को बना रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर चारों ओर खुशी बिखर गई हो, क्योंकि उनको किसी बात पर हंसी आ गई थी। तो बच्चों ये आगे का हम आगे पढ़ेंगे आगे की क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे बस इतना ही, हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। इसमें क्या कोई ऐसी चीज तो है नहीं कविता वाली की जो मैं आपको इसमें अच्छे से और समझाऊं, लेकिन इसका स्टोरी जैसा ही है, तो मैं इसको कठिन शब्द आ रहे हैं उसको मैं पढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगली बार हम जब भी मिलेंगे तो इससे आगे का जो है उसको, क्योंकि हमको ये स्टोरी पूरी तो पढ़नी है, संस्मरण है, वास्तविक घटना है, तो इतना ही पढ़ाएंगे कि आपको भी ज्यादा वो ना हो। तो इससे आगे हम पेज नंबर ध्यान रखना, 23 पेज पर हम ये जो नेक्स्ट जो है उसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा है तो हम उसको और बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।